हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े ले रहे होंगे। तो आइए जी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं का। क्या देखते हैं? कक्षा 10वीं का नागरिक शास्त्र, जिसे आप लोग पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, सिविक्स बोलते हैं कि नहीं। नागरिक शास्त्र का अध्याय 1 जो है आप लोग का क्या है? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी। ये जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये NCERT बुक का पहला अध्याय है। ठीक है, नागरिक शास्त्र का। कोई दिक्कत जी नहीं ना? किसी को समस्या नहीं ना? यहाँ तक समस्या नहीं है सर, आगे बढ़िए ना। तो देख लो भाई, पूरा अध्याय जो है एकदम मजे से समझ में आएगा, लगेगा कि एकदम मजा आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सिविक्स रहे या हिस्ट्री रहे या कोई भी इकोनॉमिक्स रहे, हमको समझ में नहीं आता, मतलब सामाजिक विज्ञान समझ में ही नहीं आता है। भाई टेंशन मत लो, पहले आप ना इस वीडियो को 10 मिनट देखो। 10 मिनट देख सकते हो ना? 10 मिनट दे दो हमको, ठीक है। तब कहना कि भाई हमें समझ में आ रहा है, आपने तो ज़बरदस्त समझाया। कमेंट करके जाओगे, है कि नहीं? और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दोगे। पहले 10 मिनट वीडियो देखो। ओके, आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सत्ता की साझेदारी। आइए हम लोग एकदम बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है, मतलब एक ही वीडियो में पूरा अध्याय को गपत गोल कर देंगे। कोई दिक्कत जी नहीं ना? आइए एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। पहला नंबर तो ये हम लोग समझते हैं, अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है सत्ता, क्या था भाई, भूल गए क्या? सत्ता की साझेदारी। सत्ता, अरे भैया ये हो गया, चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। देखो, सत्ता की साझेदारी। अब यहाँ पे किसी भी बच्चे को पता अगर नहीं हो कि सत्ता का मतलब क्या होता है, सर सत्ता का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब बता दो सत्ता का मतलब क्या होता है। तो कहेंगे सर, क्या कहेंगे? शासन करने वाले को शासन करना क्या कहलाता है? सत्ता कहलाता है। शासन करना सत्ता कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे एक और पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है सर? साझेदारी का मतलब क्या होता है? साझेदारी का मतलब क्या होता है? ठीक है, साझेदारी का मतलब हो गया हिस्सेदारी। साझेदारी का मतलब समझे? हिस्सेदारी क्या होता है? हिस्सेदारी। ठीक है, साझेदारी का मतलब समझते हैं? हिस्सेदारी। बंटवारा कह सकते हैं आप, बंटवारा। ठीक है, बंटवारा। साझेदारी का मतलब हिस्सेदारी, बंटवारा। ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे बच्चा कहेंगे, एकदम मैथ की तरह समझ लो। अब यहाँ पे कहेंगे सर सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हो गया? अब देखो, सत्ता का मतलब जब हो गया कि शासन वाला चीज, क्या हो गया? सत्ता का मतलब क्या हो गया? शासन। और सत्ता में कौन रहेंगे? नेता लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? नेता हो गया। नेता जो है क्या है? सत्ता साझेदारी। सत्ता का मतलब हो गया नेता लोग जो शासन करे, हमारे देश पर शासन करे। कहां पे? हमारे देश पर शासन करे। कहां? हमारे देश पर शासन। और दूसरी बात की, जनता पर शासन कह सकते हैं। अभी समझने आया है आप लोग को, ये लिखना नहीं है। जनता पर शासन। ठीक है, एक तरह से कह दो कि पूरे देश को संचालित करने वाला। पूरा देश या राज्य, काहे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार अलग अलग होता है। राज्य पर पूरा देश या राज्य पर शासन करने वाला। एक एक पॉइंट को हम लोग समझे, हालांकि तोड़ के समझा रहे हैं ताकि कुछ बच्चे का जो मन में डाउट है वो सब क्या हो जाए? निकल जाए। ओके, क्या हो जाए? निकल जाए। आ जाओ भाई। अब यहां पे आप लोग को समझ में आया सत्ता किसको? सत्ताधारी जानते हैं ना? नेता हो गया, जो आपका मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ये सब सत्ताधारी में आता है। ठीक है, अब कौन कौन आता है सर इसमें? अगर मैं बात करूं कौन कौन आता है, जैसे कि बात कीजिए किसका? प्रधानमंत्री का। मतलब प्रधानमंत्री, सत्ता में कौन आ गया? प्रधानमंत्री आ गया आपका। प्रधानमंत्री आ गया, मुख्यमंत्री आ गया। ठीक है, मुख्यमंत्री आ गया, उप मुख्यमंत्री आ गया। आप लोग समझ ही रहे, उप प्रधानमंत्री भी होता है। राज्यपाल हो गया, ये सब क्या है? सत्ताधारी है। ये सब क्या है? सत्ताधारी ही है। ये क्या है? सत्ताधारी है। और उसके बाद
यहाँ आ जाओ, विधायिका हो गया, विधायिका, ठीक है, विधायिका, विधायिका, विधायिका जो है वो हो गया। कार्यपालिका हो गया, कार्यपालिका, कार्यपालिका। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, सत्ता हो गया, सत्ता। तो सत्ता का जो है बंटवारा भी अलग अलग तरह से हुआ होगा। पहले तो ये एक चीज कंफर्म करो, सत्ता की साझेदारी समझ में आया? शासन करने वाले को सत्ताधारी बोलते हैं, या सत्ता मतलब जो शासन करते हैं उसे ही सत्ता कहते हैं, सीधी सी बात समझो। और साझेदारी का मतलब हो गया हिस्सेदारी, मतलब सत्ता में हिस्सेदारी। हमारे देश को, पूरे देश या राज्य को संचालन करना है तो कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, उसमें क्या चाहिए, सभी को हिस्सेदारी चाहिए। क्या चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। अब कहेंगे सर हिस्सेदारी क्यों चाहिए, ठीक है। हिस्सेदारी सत्ता का अगर देखा जाए तो सत्ता का जो तरीके पूरा मिट गया, चलो सत्ता का देखा जाए जो बंटवारा हुआ है, क्या हुआ है, सत्ता का बंटवारा हुआ है, सत्ता का क्या हुआ है, सत्ता का बंटवारा हुआ है, बंटवारा हुआ है। अब ये सत्ता का जो बंटवारा हुआ है किस प्रकार से हुआ, दो प्रकार से आ जाता है। पहला जो हो गया आपका क्षैतिज बंटवारा, क्या हो गया, क्षैतिज बंटवारा, क्षैतिज, क्षैतिज। और दूसरा जो आप लोग का हो गया ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ठीक है। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में। अब देखो सत्ता का बंटवारा क्यों हुआ सर, अब कहोगे कि सर सत्ता का जो बंटवारा आपने किया, हालांकि क्यों करना जरूरी है। अब देखो भैया, कोनो एक ही को अगर सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है, मान लिया जाए सत्ता की बंटवारा नहीं किया गया, ठीक है, बंटवारा नहीं किया गया, तो कोई एगो आदमी सत्ता में आएगा, एगो आदमी आएगा तो उसका क्या चलेगा, मनमौजी चलेगा। चाहे एक धर्म के लोग आएगा, क्या आएगा, एक धर्म के लोग आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दूसरे धर्म को प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए सत्ता का बंटवारा जो है सभी लोगों को दिया जाता है, इसमें सभी का हिस्सेदारी होता है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू को होगा, मुस्लिम को नहीं होगा, सिख को होगा, ईसाई को नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सत्ता की साझेदारी, आई होप आप लोग का क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। सत्ता में जो भी व्यक्ति आते हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबकी जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष ही होता है। अब कहोगे सर 5 वर्ष काहे होता है जी, 5 वर्ष ही रखा गया हमारे संविधान के अनुसार, कार्यकाल का जो है 5 वर्ष ही रखा गया, ओके। और इसको जो है कौन चुनता है, इस सभी को चुनने वाला जो कौन है, कौन है, जनता है, ठीक है, जनता है। ये इस सभी को चुनने वाला कौन है, जनता है। क्योंकि हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में क्या है, भारत जो है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्या है, लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक क्या होता है सर, लोकतांत्रिक क्या होता है, लोकतांत्रिक मतलब हो गया जहां पर जनता का शासन हो, जहां पर जनता का शासन हो, जनता का शासन हो, ठीक है, जहां पर जनता का शासन हो। अगर मैं बात करूं, इसी में आ जाता है कि राजतंत्र, क्या आ जाता है, राजतंत्र, जहां पे सिर्फ एक राजा का शासन हो, जहां पर राजा का शासन हो। क्योंकि लोकतंत्र में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एक होता है सेना तंत्र, वो भी समझ लीजिए अगर पूछ दे कभी तो। सेना तंत्र में क्या होता है, वही सेम चीज जहां पे सेना का शासन होता है।
क्या होता है, सेना का शासन होता है। ठीक है, ये सब हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, पूरा बात समझिए। वोट दिया जाता है, क्या किया जाता है, मतदान किया जाता है, क्या किया जाता है, मतदान किया जाता है। क्या किया जाता है, मतदान। और मतदान करने की जो उम्र होती है क्या होती है, 18 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, 18 वर्ष। इसमें क्या होता है, लोग जो है, लोग सरकार को चुनती है, सरकार को चुनती है। और सरकार क्या करता है, सरकार क्या करता है, जनता के लिए, जनता के लिए कार्य करती है। जन कल्याणकारी कार्य करते हैं, याद रखिएगा, जो जन से जनता का भलाई हो, जन कल्याणी कार्य करते, क्या करते हैं, जन कल्याणी कार्य करते हैं। ओके, तो ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग जो है सरकार को हम लोग बनाते हैं, ना कि हमें सरकार बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है। क्या है, भारत है। और भारत में क्या चलता है, लोकतंत्र चलता है। ठीक है, लोकतंत्र चलता है। तो अब यहाँ पे लोकतंत्र चलता है, लेकिन हम लोग किसी देश को चलाने के लिए, अरे भैया अपने घर को चलाने के लिए वो मुखिया चुनते हैं ना, मुखिया मतलब मालिक चुनते हैं ना, कि ताकि ये हमारे घर के मालिक है। जैसे पिताजी हो गए, नॉर्मली सभी के घर में पिताजी ही मालिक होते हैं। तो पिताजी से पूछते हैं ना, पापा हई वाला खरीद ले का, एसी लगवा ले रूम में, कहेगा नहीं वो नहीं लगवाना है, अभी बिजली बिल ज़्यादा आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो बताएंगे। तो हर काम हम किससे पूछ के करते हैं, अपने पापा से, क्योंकि हम उनको मालिक मानते हैं। ठीक है, तो पूरे देश को भी चलाने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। अपना घर काम करने के लिए तो हम लोग हैं ही, लेकिन पूरे देश के बारे में सोचने के लिए कोई है, तो वो है कौन, अपना प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री अपना देश के बारे में सोचेंगे कि कैसे चलाना है, किस राज्य का विकास नहीं हुआ, किस सीमा पे कौन सा देश आ गया है, उसको कैसे हटाना है, सारा चीज का किसके पास टेंशन रहता है, वो प्रधानमंत्री झेलेंगे। ठीक है, अब अकेला आदमी तो झेलेंगे नहीं, इसलिए क्या होता है, सत्ता में सभी के साझेदार होता है, इसका बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है, और अलग अलग लेवल पे बंटवारा किया। इसी में मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया क्षैतिज बंटवारा। क्षैतिज मतलब होता है सीधा बंटवारा, क्या होगा, सीधा बंटवारा। और ऊर्ध्वाधर जो बंटवारा मैंने आप लोग को बताया, ये होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे ऊपर में हो गया जी केंद्र सरकार, ठीक है, और नीचे हो गया आपका राज्य सरकार, राज्य सरकार, और इसके स्थानीय नीचे, लास्ट नीचे क्या हो गया, स्थानीय सरकार। इस प्रकार से बटा हुआ है। पूरे देश के बारे में सोचेंगे कौन, प्रधानमंत्री। एक राज्य, सभी राज्य में अलग अलग क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री अपने राज्य के बारे में सोचेंगे कि पूरा राज्य का विकास कैसे होगा। अब दूसरा जिला परिषद आ गया, विधायिका आ गया, अपने विधायिका क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, है कि नहीं, कैसे इसको विकास करना। उसके बाद आ जाओ भैया पंचायत में, पंचायत में मुखिया जी रोड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हाँ, तो वो सब सोचते हैं। तो यही कहानी है सत्ता की साझेदारी में, यही सब हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ तक आप लोग को जो समझाने का तरीका था, कि इसलिए ये समझाना चाह रहे थे ताकि आप लोग को कंफ्यूजन, सत्ता क्या होता है सर, साझेदारी क्या होता है सर, सत्ता समझ में आ गया, साझेदारी भी समझ में आ गया, और बांटा क्यों जाता है ये भी समझ में आ गया, है कि नहीं जी। चलो भाई आ जाओ, अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब कहोगे आराम से कि सत्ता की साझेदारी, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय भागीदारी सरकार में होती है, तो उसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक को हिस्सा होता है, और यह हिस्सा भागीदारी के रूप में ही संभव हो पाता है। अरे भैया एगो बात बताइए कि मान लिया जब फल्लामा गांव का जो मुखिया, फल्लामा समझते हैं, मतलब कि इसका XYZ बोलो, किसी भी गांव का मुखिया जी हैं, ठीक है, अब उस मुखिया के अलावा कोई आपके गांव में खड़ा ही नहीं हो सकता है। ये अगर रूल रहा तो मुखिया जी का मनमोजी बढ़ेगा, मुखिया जी कहेंगे कुछ भी हो जाए गर्दा छोड़ा देंगे, इधर उधर नहीं, अपना मनमोजी में रहेंगे। इस सत्ता का जो बंटवारा किया भैया, जिसका मर्जी वो खड़ा हो जाओ, ठीक है, जिसका मर्जी वो खड़ा हो जाओ, जनता जिसको पसंद करेगा वो अपना मुखिया जी बनेंगे, है कि नहीं। इसलिए क्या कर दिया है, सिस्टम में कर दिया वोट देने का, मत देने का, कि भैया हम लोग क्या देंगे,
मत देंगे, वोट देंगे। हालांकि आपका उम्र तो नहीं हुआ होगा वोट देने का, हुआ है जी? नहीं हुआ होगा, अभी तो बच्चे हैं। चलो भाई, तो देखो मुखिया जी को जो है पूरा पंचायत का लोग वोट देने जाएंगे। अब देखो उसमें कोई पहले वाला मुखिया को ज्यादा वोट मिलेगा या बाद वाला मुखिया को, उसमें लोग देखते हैं। और उसमें एक और चीज याद रखिएगा, जैसे मुखिया जी आएंगे या कोनो जी आएंगे तो कोई जनता ही नहीं बोलेगा हम इसको वोट देंगे। जो आया द्वार पर हम तो आप ही को वोट देने वाले हैं, ठीक है, वो कहेगा जी मालिक ई बार अपने ध्यान दिए, पूरा पंचायत का विकास होगा, ठीक है। और उधर निकला जैसे मुखिया जी इधर, तो फिर कहेंगे जा तुमको वोट नहीं देंगे, एक बार जिताए तुम, किया क्या है, कुछ नहीं किया। उसके मन में चलता रहता, मत में है कि हमको वोट किसको देना है, और उस दिन वो डिसाइड कर लेते भैया इसको वोट देना है। और कुछ लोग छुछुन्नर टाइप के होते हैं, कहेंगे कैसे, दारू दिया एक पैक मारा, चढ़ा नहीं, बस किस पे बटन दबाना उनको खुद पता नहीं, कहीं जाके दबा देते हैं। और कुछ कुछ महिलाएं भी है कि सरिया के लोभ में वोट डाल देती है, लेकिन ये नहीं पता है कि 5 साल फिर वो बहुत दिक्कत करेगा। यही चीजें होती है। ओके, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीके के बारे में अपना सलाह ली जाए। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं सत्ता की साझेदारी की। अगर हम लोग बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, युक्त पूरक तर्क, हानि या लाभ के परिणामों पर आधारित, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का कम कर देता है, अंदेशा कम कर देता है। मतलब एक बात बताइए, अगर सत्ता में सभी जाति का, ठीक है, सत्ता लिखे, ठीक है, सत्ता में अगर मैं बात करूं भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर आगे आपका हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म के लोग हैं। ये सब क्या है, ये धर्म के लोग हैं। ये सब क्या है, धर्म के लोग हैं। सत्ता में जो है सभी का हिस्सा होता है, ठीक है। ईसाई धर्म के लोग भी इसमें हिस्सा लेगा, ठीक है। सिख धर्म के भी लोग लेंगे, मुस्लिम धर्म के भी लोग लेंगे, हिंदू धर्म के भी लोग लेंगे, ताकि इस दोनों के बीच में टकराव नहीं हो। सत्ता में हिस्सेदारी इसलिए दिया जाए। मान लिया जाए भैया कि हिंदू अगर सारा सत्ता पे कब्जा हिंदू का हो गया तो हिंदू का मनमौजी हो जाएगा, या सिख का ही सत्ता हो जाए पूरे सगरे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर जगह, मुस्लिम को सीट ही नहीं दिया, सिख को सीट ही नहीं दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, सिख का क्या हो जाएगा, मन बढ़ जाएगा। इसलिए एक दोनों के बीच में टकराव नहीं होता है, काहे कि सब सत्ता में आ सकता है भैया, सब हिस्सेदारी ले सकता है। और दूसरी बात कि सब धर्म के लोग बोल सकते हैं, तो विभिन्न समूह या के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, राजनीतिक व्यवस्था की अस्तित्व के लिए अच्छा होता है, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे नैतिक तर्क, नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक को, ओके। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए और प्रशासन की शासन किस प्रकार हो, ठीक है। लोगों का ये जो है क्या है, अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए और प्रशासन की शासन किस प्रकार की हो। ये हो गया नैतिक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है भैया। दोनों पहले तो बात समझ लीजिए, लड़ाई झगड़ा वाला, समाज में आपस में लड़ाई नहीं हो, इसलिए सत्ता में सब कोई रहेगा। सत्ता में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक। तो बेटा ये क्या होता है, बहुसंख्यक का मतलब हो गया जिसकी संख्या ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो। मान लिया जाए यादव भाई की संख्या ज्यादा है, कुर्मी भाई की संख्या कम है, तो यही हो गया, ये चीज हो गया। और दोनों के बीच में क्या हो, टकराव नहीं हो, फाइट नहीं हो, इसलिए, ठीक है।
काहे कि दोनों सत्ता में रहेगा तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए ना होता है कि हमारी संख्या ज्यादा है, हम गर्दा गोल कर देंगे। गांव में देख लीजिएगा, आज के डेट में भी इतने पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को होने के बावजूद भी हम अपने समाज में क्या देखते हैं कि देख लीजिएगा अपने गांव में जो जात का संख्या अधिक है तो उसका दबदबा बना रहता है। यह बात सही है कि नहीं जी। तो लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए, लोकतंत्र को भी बनाए रखने के लिए सभी की हिस्सेदारी होनी जरूरी है। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव को कम करने में क्या करती है, मदद मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे किसी भी समाज में बहुसंख्यकों के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यकों का आतंक ना हो केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है। देखो किसी भी समाज में, मैंने पहले भी बताया वही चीज यहाँ पे भी है, किसी भी समाज में बहुसंख्यकों का आतंक खतरा बना रहता है। बहुसंख्यकों का आतंक ना केवल अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो उसी को नहीं तबाह करता है, बल्कि वो स्वयं को भी तबाह करता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यकों का आतंक से बचाया जा सकता है। ओके, लोगों के आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आप लोग कि लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। इसलिए कहा जा सकता है लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता में क्या है, साझेदारी क्या होनी चाहिए, जरूरी है। ओके, कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में जी है? कुछ नहीं, आप जो हम लोग समझने वाले ना और मजा आने वाला है। ये चीज आप लोग को मैं सत्ता की साझेदारी ही समझा रहे थे। आ जाओ, क्यों जरूरी है नहीं है। सत्ता की साझेदारी दो कारण होता है, दो कारण के होते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, एक समझदारी भरा कारण और दूसरा नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है कि समाज में टकराव और बहुसंख्यकों का आतंक को रोकना। बहुसंख्यक समझा दिए है ना, जिसकी संख्या ज्यादा हो। ओके, सत्ता की साझेदारी की नैतिक कारण यह है कि लोकतंत्र की आत्मा का अनुसूक्षण रखना। ओके, यही चीज जो मैंने आप लोग को एक लाइन में बता दिया था, यहाँ पे 10 लाइन में आप लोग को समझना पड़ रहा है। जो मैंने आप लोग को पहले बताया था, पूरा अध्याय का निचोड़ हम वहीं पे बताते हैं 10 मिनट में, वही चीज हम लोग को फिर पढ़ना है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी बताओ। अब समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता में क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। अब देखो सत्ता का क्षैतिज वितरण, मैंने बताया था ना कि सत्ता का जो है, सत्ता का बंटवारा दो तरीके से हुआ है, दो प्रकार से है। ठीक है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से है। सरकार के विभिन्न, अब देखो मैंने आप लोग को बताया क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर में हो, उसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया विधायिका, यहाँ पे आगे होगा ना शायद, हाँ है ही, चलो लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज वितरण, ये हो गया आपका सीधा बंटवारा। क्षैतिज वितरण का मतलब सीधे स्तर पे बंटवारा, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को कि सर क्षैतिज वितरण का मतलब सीधा बंटवारा का क्या मतलब हो गया। पावर ना तो ज्यादा कम, सबका काम अलग अलग है, एक ही स्तर में सबका काम अलग अलग। जैसे कि बात किया जाए कि पंकज सर मैथ पढ़ाते हैं, पंकज सर हैं, ठीक है, और हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग को सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम भी टीचर हैं, पंकज सर भी टीचर हैं, बाकी हमारा फैकल्टी अलग है, उनका फैकल्टी अलग है कि नहीं। यही चीजें होता है। क्षैतिज मतलब है समान लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग है। हम लोग समान हैं तो हम लोग की क्वालिटी जो अलग है उसी को बोला जाता है क्षैतिज वितरण। मतलब सत्ता का क्षैतिज वितरण मतलब एक स्तर की बंटवारा को ही क्षैतिज वितरण बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आ गया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो भैया विधायिका क्या करेगा, नियम बनाएगा, लागू करेगा, कार्यपालिका और इसको जांच करेगा कौन, न्यायपालिका। आगे हम लोग देख लेते हैं, आइए।
विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का है काम कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना, मतलब उसके बारे में बताना। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये आप समझ लीजिए, सरकार की विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सत्ता का बंटवारा जो होता है, सत्ता विभिन्न स्तर पे, मतलब विभिन्न स्तर का मतलब हो गया ऊंचा नीचे उससे नीचे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आप लोग को, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था ना जी, ये हो गया यहाँ केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार। तो भैया हो केंद्र सरकार कहाँ रहेगा, पूरे देश में मजा लेंगे, मजा नहीं शासन करेंगे, पूरा देश में क्या करेंगे, शासन करेंगे। और ये क्या हो गया भाई, राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करेंगे, राज्य सरकार एक राज्य का शासन करेंगे, एक राज्य पे शासन करेंगे। और नीचे हो जाता है, सबसे नीचे क्या हो गया, स्थानीय सरकार। क्या हो गया, स्थानीय सरकार। आगे देख लेते हैं हम लोग ड्राइंग के हिसाब से। देखो ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्र सरकार जिसे बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट, ओके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। केंद्र सरकार बबुआ हो याद रखे क्या है कि पूरे देश में शासन करने वाले जो सामान्य सरकार कहा जाता है, या सामान्य सरकार को ही संघ या केंद्र सरकार कहा जाता है। राज्य सरकार प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर के सरकार को ही राज्य सरकार कहा जाता है। स्थानीय सरकार राज्य सरकार के नीचे के स्तर के सरकारों को स्थानीय सरकार कहलाता है। ये चीजें नहीं समझ में आए। पहली बात, केंद्र पूरे देश, केंद्र केंद्र मान लियो जो भैया मैपवा बना के समझाई रहुआ के। अब देखो हमको भारत का ड्राइंग तो सही से नहीं आता है, लेकिन इतना पता है कि ऐसे ऐसे ही रहता है, ठीक है, कोनो दिक्कत। हाँ, ये पूरे भारत पे कौन करेगा, केंद्र, ठीक है, कौन करेगा, केंद्र सरकार। पूरे भारत पे ऐसे एक समझ लो, पूरे भारत पे कौन करेगा, केंद्र। अब है यहाँ पे ऐसे ऐसे राज्य है, ऐसे ऐसे राज्य है, ऐसे ऐसे राज्य है, ऐसे ही नहीं होगा, जैसे भी हो। अब मान लिया जाए यहाँ पे भैया यूपी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो बिहार है, एक तरह से बता रहे बिहार है, और यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है, क्या है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा है। तो मतलब ई जो करेगा ना एक स्टेट पे, यहाँ पे अलग रहेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, अलग रहेगा राज्य सरकार। राज्य सरकार बोले तो मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य सरकार यहाँ का अलग रहेगा राज्य सरकार। समझ में आ गया, समझ में आया हो, और यहाँ का अलग रहेगा राज्य सरकार। और पूरे भारत पे एक ही सरकार रहेगा जिसका नाम है केंद्र सरकार, या इसको कह सकते हैं आप लोग संघीय सरकार। क्या कह सकते हैं, संघीय सरकार, ओके, क्या कह सकते हैं, संघीय सरकार, ओके। उसके नीचे भी सरकार होता है, मैंने इसके बारे में भी चर्चा कर रखा है जी, ओके। आज आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। अब देखो यहाँ पे विभिन्न प्रकार का दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा, जो हम अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं पहले। ये जो लिखा हुआ ना, इसको टेंशन मत लो, मेरे बात को ध्यान दो, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब देखो भैया होता क्या है, अब देखो भाई यहाँ पे हम आपको डायरेक्टली समझाना चाहते हैं। आई नोट सपोर्ट एनी पार्टी, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो नहीं समझना है कि सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे है आरजेडी, आरजेडी, अब यहाँ पे है जेडीयू, जेडीयू, अब एक और है बीजेपी, पॉपुलर पार्टी का नाम लिखो, एलजीपी, एलजीपी, ठीक है, एलजीपी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी होता है ना। अब देखो एक तरीका बता रहा हूं आप लोग को समझने का। ये सब जो है क्या है, पार्टियां हैं, क्या है, पार्टियां हैं,
तुम्हारे सिवा कुछ ना हुई। हाँ, ये सब क्या है? पार्टियां हैं। अब यहाँ पे समझना, तो भैया ये सब क्या है? पार्टी है। सब पार्टी चाहेगा क्या? हमें सत्ता में आना है। क्या चाहेगा? ये भी चाहेगा सत्ता में आना है, ये भी चाहेगा सत्ता में आना है, सत्ता में आना है। ठीक है, सबका सोच रहता है सत्ता माना, दोनों में विवाद होता है। ठीक है, एकरा बोलेगा हई पार्टी, ऐसा नहीं किसी भी पार्टी को हम नहीं बता रहे, ई पार्टी कहेगा तुम खराब है, ई कहेगा तुम खराब है, वो कहेगा तुम खराब है, एक दूसरे का गलत और उनके काम पे ध्यान रखा जाता। अब यहाँ पे समझना, सब पार्टी क्यों खड़ा होना जरूरी, पार्टी बनना भी क्यों जरूरी। अब देखो, मान लिया जब भैया कि ये जेडीयू है, नीतीश कुमार जी का पार्टी, मान लिया जब नीतीश कुमार जी जीत गए और मजे ले रहे हैं जाके कहीं, मतलब कोई कार्य कर नहीं रहे, जन कल्याणी कार्य काम नहीं कर रहे हैं, तो इधर से कहेंगे लालू जी का वो नीतीश क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, लेंगे माइक, बोले थे ना 5 साल का वादा किया था ना, एक भी काम किया है? नहीं किया है ना, बोल रहे थे ना ये काम नहीं करेगा, आप लोग ध्यान नहीं दिए ना, तो ये दिक्कतें हो रही है। इनकी गलतियों को कौन बताएगा? आरजेडी बताएगा। जेडीयू अगर गलती कर रहा है, आरजेडी बताएगा। काहे कि सत्ता में अगर है, मतलब जो शासन कर रहा है उनका विपक्षी, मतलब जो दल नहीं जीता है उसी को हम लोग बोलते हैं विपक्षी दल, वो उनके बारे में बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, विभिन्न प्रकार का दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। अब देखो, इस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। मान लिया जाए आरजेडी की अगर जीत हो गई, ठीक है, इसके अंदर जो है क्या बनेगा? मंत्रालय में मंत्री बनाएगा, सबको मंत्री पद दिया जाएगा, इस दोनों सब के मंत्री पद मिलेगा। इसमें जितना भी विधायिका होगा, विधायक जो भी होगा, उनको कुछ ना कुछ पोस्ट दिया जाएगा। तो इस दोनों के बीच में भी चलते रहता है टुकु टुकु। ठीक है, आइए उस चीज को बारे में समझते हैं हम लोग। राजनीतिक पार्टियों के बीच में सत्ता का बंटवारा, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन का सरकार बनने का मौका मिलता है। उसके बाद जो पार्टियां बच जाती है उसे विपक्षी दल कहा जाता है। अभी एक चीज ये हो रही है कि अपने भारत के अंदर भी, चाहे भारत ले लो अपने बिहार ले लो, ठीक है, किसी भी पार्टी को पूर्णतः रूप से वोट नहीं दिया जाता। काहे कि कोई किसी को आज के डेट में वंशावाद, जातिवाद, ये चीजें चल रही है। हालांकि हमें नहीं बोलनी चाहिए एज योर टीचर, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा है, लेकिन कौन बोलेगा, कौन जाएगा इसके बारे में चर्चा करने के लिए। आज भैया कोई भी जाति के लोग हो, सिर्फ जाति के नाम पे वोट देते हैं। मान लिया जाए कोई भी अपने रिलेटिव को क्या दिया जाता है? टिकट दिया जाता है खड़ा होने के लिए। आम पब्लिक को टिकट देगा ही नहीं, तो इसमें भी आप कहेंगे सर नहीं देगा तो क्या होगा? निर्दलीय लड़ जाओ। निर्दलीय लड़ने के बाद उनका वैल्यू नहीं देता है। जैसे कि आप बात कर लो, कुछ दिन ही पहले काराकाट से जो है पवन भैया लड़े थे, है कि नहीं जी? पवन सिंह लड़े थे। हालांकि वो तो सिंगर थे, उनको ये सब चीज लाइन में नहीं आना चाहिए, लेकिन आज के डेट में सब सिंगर, नचनिया, गवनिया, भजनिया जे भी है ना, सब कहाँ आ गया है? सब सांसद बनने के लिए आ गया है। तो पवन भैया भी मुरेठा बांध के आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ? वहां के लोग तो बड़ा इनका सपोर्ट किया। कब? इलेक्शनवा से पहले पूरा सपोर्ट किया, भैया हम तो आपके लिए जान दे देंगे। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि पवन सिंह हार चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती रहती है, क्योंकि वहां पे पार्टी थी, बहुत सारी पार्टी थी, उनकी जीत हुई, है कि नहीं? तो गठबंधन किसको कहते हैं सर? बातों बात में हम भूल गए, उधर गठबंधन बताना था हमको। बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव या चुनाव से पहले एक गठबंधन बनाता है, और उसके बीच में क्या होता है? मान लिया जाए भैया, अभी समझाता हूं, अभी आपको समझाता हूं, समझ लो। इससे पहले जो बिहार में जो थी, किसकी पार्टी थी? आरजेडी की सरकार थी। आरजेडी और जेडीयू, मतलब चचा और भतीजा का, मतलब नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी का, दोनों का क्या था? सत्ता था अपने बिहार में, है कि नहीं जी? उसके बाद क्या होता है? नीतीश कुमार का मनवा बदल जाता है, कहता नहीं हम जाएंगे इधर। कहाँ जाएंगे? बीजेपी इधर। तो चल गए, तो इनका सत्ता गया गिर, ये आ गए नीचे। ठीक ना? अभी परफॉर्मेंस गजब कर रहे हैं, है कि नहीं जी? तो ये चीजें होती है। जो दल जीत गया उसे विपक्षी दल बोला
नहीं, उसकी सत्ता होगी, उस सरकार बना लिया, ठीक है। जो हार गया वो क्या हो गया, विपक्षी दल हो गया। और दोनों के बारे में समझा दिए, एक दूसरे का गलती बताता, ये भी बता दिए। विपक्ष की जिम्मेदारी होती कि यह सुनिश्चित करना कि सत्ताधारी पार्टी लोग की इच्छा के अनुरूप काम करे। इसके अलावा कोई कई तरह की कमेटियां बनाती है जिसके अध्यक्ष और सदस्य अलग अलग पार्टियों से होती है। आई होप ये चीजें समझ में क्लियर हुआ। आइए, दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। एसोचैम, छात्र संगठन, मजदूर यूनियन आदि विभिन्न प्रकार का दबाव समूह होता है। इन संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारक अंग के हिस्से बनते हैं। इससे इन दबाव समूह का सत्ता में साझेदारी मिलती है। आगे चलते हम लोग। सत्ता की साझेदारी का लाभ क्या होता है? तो भाई लाभ ही लाभ है। मैंने आप लोग को पहले भी बहुत सारे लाभ इनके बारे में बता रखा है। ओके, आ जाओ। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र का कल्पना, प्रजातंत्र बोले तो लोकतंत्र को ही बोला जाता है, प्रजातंत्र कल्पना ही नहीं किया जा सकता। जब देश के सभी लोगों के देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी क्या होता है, मजबूत होता है। ओके, क्या होगा, मजबूत होगा। सब लोग अगर हम लोग चाह लेंगे, मान लिया आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस लोग के अगर लोग चाह लेंगे कि भैया गंदगी हम नहीं फैलाने देंगे, ना फैलाएंगे, तो फिर दिक्कत होगा, फिर दिक्कत नहीं। आज के डेट में होता है कि रोक दिया जाता है, तुम नहीं करोगे ये काम, ये गलत काम है, अपने वर्ग वही काम करता है कि नहीं। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद वो गलती करते हैं लेकिन दूसरों को सलाह देते हैं कि भाई तुम मत क्या करो, पीठ पीछे तो वो करते ही हैं, सबको पता है। ठीक है, आ जाओ भैया आगे हम लोग देख लेते हैं। जब बिना किसी मतभेद के सभी जातियों के हितों का ध्यान में रखा जाता है और उसकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार का संघर्ष की संभावनाएं समाप्त हो जाती है या देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। अगर लोग जो है सब क्या हो जाएंगे, एकत्रित होकर सब अपना क्या करेंगे, भेदभाव हटा देंगे तो क्या होगा, सही हो जाएगा ना, सारा चीज खत्म हो जाएगा, टेंशन ही खत्म। सत्ता की साझेदारी अपने विभिन्न समूह के बीच में आपसी टकराव तथा गृह युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं बेल्जियम की समाज की जातीय बनावट। अब क्या होता है भाई, बेल्जियम में भी होता है संघर्ष थोड़ा सा, उसके बारे में समझ लो। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है और जिसकी आबादी हरियाणा जो है ना अपना, हरियाणा जान रहे हैं ना, हरियाणा की आधी है, एक देश है, परंतु इसके समाज की बनावटी बड़ी जटिल है बेल्जियम का। अब कहेंगे सर कैसे, समाज की जो बनावटी है वहाँ पे जो जाति है उसकी अलग ही लेवल है। कहोगे कैसे सर, समझो। उसमें रहने वाले जो 59% लोग हैं वो क्या है, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब भैया 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और बाकी 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मतलब यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो वही हो गया भैया, ज़्यादा बोलने वाला है तो वही जनसंख्या होगा। जो फ्रेंच जिसमें जो डच बोलने वाला था 59 मत बोले तो 60% लोग थे वहाँ पे, मान लिया जाए 40% आपका फ्रेंच हो गया। ठीक है, 1% जर्मन। अब भैया राजधानी जो था, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% की आबादी फ्रेंच भाषा बोलने वाला था। ठीक है, फ्रेंच भाषा का था, जबकि 20% डच भाषा था। अब यहाँ पे समझ में आया, इसमें रहने वाला लोग जो था 59% जो लोग था वो डच बोलते थे, डच भाषा बोलते थे। लेकिन फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम थी, फ्रेंच भाषा कम बोलते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं आबादी का, फ्रेंच भाषा जो था वो राजधानी ब्रुसेल्स में 80% जो लोग था वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, जबकि 20% उसमें डच बोलते थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। जिसकी संख्या कम थी वो क्या थे, ताकतवर थे। एक बात याद रखना, अमीरों की संख्या हमेशा गरीबों से कम हुआ करती है। ठीक है कि नहीं जी। आ जाओ,
सामुदायिक सरकार का निर्माण, सामुदायिक सरकार का निर्माण, इनका चुनाव संबंधित भाषा लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां होते हैं समुदाय सरकार के पास। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। ठीक है, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो भैया अब समझ में आ रहा है? ओ भैया ये मैप, ठीक है, हमको ज़्यादा ड्राइंग नहीं आता है, बट बिना देखे भी तो उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि अपना भारत देश ऐसने है। ठीक है, थोड़ा सा पापड़ बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके लटका होगा, क्या होगा? यही है श्रीलंका, श्रीलंका यही है श्रीलंका। और यहीं पे राम जी गोली नहीं, तीर कमान से मारे थे। क्या जी? किसको? रावण को। ओके, तो ये है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो आज़ाद जो हुआ था भारत के बाद हुआ था 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखो जी श्रीलंका के बारे में ही। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते थे। देश की आबादी का कोई 74% भाग सीहली लोग थे, जबकि 18% जो लोग थे वो तामिल थे। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूह के, जैसे ईसाई हो गया, मुसलमान हो गया, वो सब था। अब यहाँ पे भी टेंशन हो गया कि श्रीलंका में क्या होता है, टकराव होता है। देश युद्ध पूर्वी भाग और तमिल लोगों के बीच देश युद्ध पूर्वी भाग में तमिल लोग अधिक है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंगली और बहुसंख्या में है, लोग बहुसंख्यक में है। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसला का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहां के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंगली ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। और गृह युद्ध किसको कहते हैं? अपने देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर, ठीक है, इसी को बोला जाता है। शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीलंका में सिंगली और तमिल लोग थे, दोनों के बीच में विवाद होता था। जिसकी संख्या ज्यादा रहता था अल्पसंख्यकों को मुंह तोड़ देता था। सीधी बात समझो तो अगर, ठीक है। आ जाओ, गृह युद्ध मतलब किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह को हिंसक लड़ाई ऐसे रूप ले लेता है, वह गृह युद्ध से लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ये कौन सा टाइपिंग हुआ करने का भाई, गलत है लिखा। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह के हिंसक लड़ाई का ऐसा रूप ले लेता है कि वह गृह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते नहीं। जो मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे वही आप लोग को याद रखना है। अपने देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर होने वाली लड़ाई को गृह युद्ध कहेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं हम लोग श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि अगर कोई भी समुदाय बहुसंख्यक हो तो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं का अवहेलना कर सकता है, मतलब उसकी बात को नहीं मान सकता है। कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम, ठीक है। अपना देश कब आजाद हुआ जी? अपना देश आजाद हुआ भैया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद संविधान की बात करें, संविधान लागू किया गया था, मतलब शुरू हो गया था संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। कौन किया था? भीमराव अंबेडकर। समय कितना लगा था संविधान बनाने में? 2 साल 11 माह 18 दिन,
ये समय लगा था, ठीक है। और आज़ादी के जस्ट बाद, आज़ादी के बाद क्या हो गया, आज़ादी के जस्ट बाद क्या हो गया, लोकतांत्रिक शासन हो गया, लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया। ओके, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। 1956 में एक कानून पास किया गया सिंघली समुदाय के सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु, और नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। कोई बात नहीं जी। सिंघलियों को विश्वविद्यालय में और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिल को क्या हुआ, अवहेलना हुआ। तो भैया ये लोग जो है ना, वही दबदबा वाला बात है, जिसकी संख्या ज़्यादा वो दबदबा बनाया रखा। और कानून अगर क्या कहता है, संविधान को अपने और ले लिया, संविधान की अवहेलना कर रहा है, साथ में जो उस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनके साथ भी अन्याय करता है कि भैया वही नौकरियों लेंगे। क्या क्या था 1956 में कानून आया था वहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, श्रीलंका में कानून आया था, जिसमें ये किया गया कि संविधान के जो प्रावधान था कि सरकारी बौद्ध मठ को संरक्षण दिया गया और सिंघली को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दिया गया। जो सिंघली के लोग हैं वही विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं और सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। सिंघली को एकमात्र, सिंघली को ही क्या किया, राजभाषा भी घोषित कर दिया, जिससे तमिल के लोगों का क्या हुआ, अवहेलना हुआ। तो इतना ही भी नहीं खत्म होती है, और भी आ जाती है उसमें दिक्कतें, और धीरे धीरे ये लड़ाई चलते ही रहती है। अब देखो, भारत में सत्ता की साझेदारी बहुत आसान सा अध्याय है, हम लोग आराम से कर लेंगे। आ जाओ। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जी, और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं, और इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है। और क्या करते हैं, नए नियम बनाती है या नियमों और कानूनों में संशोधन करते हैं। मतलब संशोधन का मतलब क्या हो गया, बदलाव, ठीक है, संशोधन का मतलब क्या हो गया, बदलाव। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा के पास होती है, ठीक है। लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है कि ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। ओके, एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज की विविध समूह और मतों का उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों का निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो। आइए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण युक्त परक कारण है कि सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है। इसलिए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नैतिक कारण लोकतंत्र की आत्मा को असूक्ष्म, ठीक है, असूक्ष्म रखना। ये तो पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा था। चलो जी, सत्ता की साझेदारी का मुख्य कारण क्या है। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है जी। उदाहरण के लिए विधायिका हो गया, सत्ता का बंटवारा, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। इस प्रकार के बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर में रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस प्रकार के बंटवारा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज बंटन करते हैं। विधायिका कानून बनाएगा, कार्यपालिका उसको लागू करेगा, और न्यायपालिका क्या करेगा, उसकी व्याख्या करेगा। मैंने आप लोग को बताया था ना जी मैंने आप लोग को बताया था क्षैतिज में मैंने आप लोग को बताया था सीधे तौर पे, ठीक है, सीधे बंटवारा को क्षैतिज बंटवारा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे। अब देखो इसमें क्या होता है, विधायिका, ठीक है,
विधायिका, कार्यपालिका, और क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका ये क्या काम करता है जी, कानून बनाता है। ये क्या करता है, कानून की व्याख्या करता है। एक और मैंने आप लोग को बताया था, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बट वितरण। इसमें क्या होता है जी, इसमें इस तरह से होता है, स्तर से। पहला ऊपर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार, पूरा देश पे रहता है, एक राज्य पे रहता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझा चुके हैं। अब पसीना निकलने लगा। चलो भैया आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ब्लेजर मॉडल की मुख्य विशेषता, और इसके बाद आप लोग का ये अध्याय जो है कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। अब ब्लेजर मॉडल की मुख्य विशेषता है कि, अरे भैया कहाँ गया, समान विशेषता अगर बात करें, भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और दोनों देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। दोनों में त्रिस्तरीय सरकार होते हैं। विभिन्न विशेषता, और भारतीय संघ में कुल राज्यों की विशेषता, राज्यों के विशेष दर्जा प्राप्त है। भारतीय संघ में कुछ राज्यों के विशेष दर्जा प्राप्त है। ओके, ये चीजें होते हैं। दोनों में क्या है, भारत और बेल्जियम दोनों क्या है, भारत और बेल्जियम लोकतांत्रिक देश है। दोनों मैंने आप लोग को बताया। अगर बात करें केंद्र सरकार या संघ सरकार, संघीय सरकार, ये जो है यहाँ पर रहेगा राज्य सरकार। राज्य सरकार ये एक राज्य में रहेगा, और ये कहाँ रहेगा, पूरे देश में। तो ताकतवर कौन होगा, पूरा देश वाला ना जी। ओके, कोई दिक्कत समझने में? यही था आप लोग का अध्याय, कंप्लीट हो गया। ओके, ये जो आप लोग का अध्याय था कंप्लीट हो गया। और मैं बताना शुरुआती दौर में भूल गया, और अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग को कोर्स परचेज करना हो तो कोर्स परचेज करने के लिए क्या करना होगा, एक नंबर देते हैं आप लोग को 85 81 80 29 29, ठीक है। अगर पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो जिसमें आप लोग को पीडीएफ, नोट्स, लाइव क्लास, डाउट क्लास ये सब दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं,
पूरा आप लोग का सिलेबस खत्म होगा, फुल सिलेबस जो आप लोग का ख़त्म होगा। ठीक है, अगर आप लोग फ्री में डेली टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अरे यार, टेस्ट सीरीज अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउज़र में सर्च कर लेना, पंकज स्टडी center.com सर्च कर लेना। ये चीज़ आप लोग जाके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जिस क्लास में हो आप लोग, कोई दिक्कत जी नहीं ना। गर्मी के दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। चलो भाई, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।